हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स की मींस मिथिला क्लासेस में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 4 में हम आज क्या पढ़ेंगे। डे 4 में हम आज पढ़ेंगे मोमेंटम। पिछले वीडियोज़ में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का मतलब गति के प्रथम नियम का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देख लिया था। मोमेंटम की डिफिनेशन को देख लिया था अच्छी तरीके से। और आज के इस वीडियो में हम न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपल्स मतलब आवेग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जहां तक हो पाएगा हम आज देखते हैं, वहां तक हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक का तीसरा नियम। ठीक है, तो चलिए। तो ध्यान से देखते हैं सबसे पहले क्या है अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मींस गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, ठीक है। गति का तीसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा और कोशिश करिएगा कि तीसरा नहीं, सेकेंड लॉ हुआ था ना। अच्छा, सेकेंड लॉ नहीं हुआ था, सेकेंड लॉ पहले करना है। एक सेकेंड, सेकेंड लॉ करना है ना, क्योंकि कल तो फर्स्ट लॉ तक ही हुआ था। चलो, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, ठीक है। क्या है गति का द्वितीय नियम, तो इसके स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से सुनिएगा। क्या है गति का द्वितीय नियम? ये बोलता है कि भैया जो किसी ऑब्जेक्ट का, उसको समझने से पहले एक लॉजिक समझो। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो थी वो u थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेग होगा वो u था। और इसका मास क्या है, m है। इसका मास क्या है, m है, ठीक है। वैसे ही जब t समय बाद क्या हुआ, टाइम t बाद मतलब कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन काम किया होगा, क्योंकि जब फोर्स लगा तो इस पर एक्सेलरेशन लगेगा। टाइम के साथ एक्सेलरेशन लगा। और एक्सेलरेशन लगने के बाद इसका जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब अगर ये 2 किलोग्राम का है तो ये भी 2 किलोग्राम का ही रहा होगा। लेकिन एक्सेलरेशन लगने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ अलग चेंज हो गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, अलग तो चेंज हो गई होगी। अगर हम इसको वी लेट कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है कोई चीज़, 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गई 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये बताइए चेंजेस कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर 20 में से 10 निकालोगे तो यही तो चेंज हुआ। 20 में से 10 निकालोगे तो यही तो चेंज हुआ, मतलब 10 का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टी टाइम बाद ये 10 का चेंज हो जा रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम मतलब कल मैं बताया था व्हाट इज मोमेंटम, मतलब संवेग। मोमेंटम क्या होता है, संवेग। तो यहाँ पे अगर p की बात करूँ तो यहाँ पे p जो है वो इक्वल होगा इसके मास और इसके वेलोसिटी के, मतलब प्रोडक्ट के। p जो इक्वल्स टू m इंटू यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, m तो सेम रहे यहाँ पे लेकिन हो जाएगा v। अब अगर हमें चेंज निकालना हो तो ध्यान से सुनिएगा। चेंज मतलब फाइनल में से क्या माइनस कर लो, इनिशियल। बाद वाले में से क्या माइनस कर लो, पहले वाला। बाद वाले में से जब पहले वाला माइनस करोगे तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, मतलब संवेग परिवर्तन जो आएगा, संवेग परिवर्तन जो आया वो क्या आएगा, नेट डेल्टा पी, जिसको हम कर दें। अगर संवेग में परिवर्तन जो डेल्टा लगा है समझ लो क्या शो कर रहा है, चेंजेस। डेल्टा जहाँ पे भी लग जाए समझ लो चेंजेस है। तो अगर डेल्टा पी को हम थोड़ा कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है बाबू, m इंटू वी माइनस ये क्या हो जाएगा, m इंटू यू। हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर। यहाँ पे देखो m क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस यू। ये हुआ संवेग परिवर्तन। क्या हुआ, संवेग परिवर्तन। लेकिन अब हम चलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इसको समझने के बाद। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है ना, जो संवेग परिवर्तन की दर, अब ये दर जो है इसी को लिखते हैं समय।
मतलब पर यूनिट टाइम में दर जहां पे लिखा जाए, समझ लो पर यूनिट, पर एकांक समय में बात हो रही है, पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज कितना परिवर्तन होना है उसको बोलते हैं दर। ठीक है, कि दर क्या होता है, उस पर लगाए गए, उस पर, किस पर, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है सर, ये कैसे हुआ, ध्यान से देख लो कैसे हुआ, मतलब देखो कैसे हुआ। ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है इसके चेंजेस के पर यूनिट टाइम में। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। फिर से सुन लो, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगा होगा, या फिर जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन आएगा। अच्छा, अब जो F इज एम वाला फार्मूला है वो यहीं से आया है। अगर हम इसको ले लें F इज इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन टी और वेयर के इज इक्वल टू 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे F इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे F इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। अच्छा, डेल्टा पी क्या शो कर रहा है, डेल्टा पी आपका ये शो कर रहा है कि जो डेल्टा पी की वैल्यू होगी वो होगी m इंटू वी माइनस यू। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर, और अपॉन में टी है ही, है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये हुआ अपना F, ये हुआ क्या हुआ अपना F। चलो इतना समझ में आ गया। ये डेरिवेशन आपको रटना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में आया कैसे। अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ सीखेंगे, है ना, बस एग्जाम में जो जो है उतना ध्यान रखना कि वो ना मिस होने पाए। अब इसको सीख रहे हो तो सीख लो आराम से, क्योंकि लास्ट वाला जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता चलेगा कम से कम कैसे आया, क्योंकि कभी कभी ये भी फार्मूला यूज हो सकता है फोर्स निकालने में, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे, पहले डायरेक्टली इसी में रख के आंसर निकाल लेंगे। अभी आगे बात करते हैं। देखो ये जो हुआ इसको हम क्या ले सकते हैं, ये F इज इक्वल टू क्या हो सकता है, M को अलग लिख दे, V माइनस यू ये अपॉन टी। अच्छा, इससे कुछ याद आ रहा है आपको, ये जो V माइनस यू लिखा है इससे कुछ याद आ रहा है, ये तो सर V माइनस यू कहीं पे देखा देखा लग रहा है, V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन होता है, पिछले वीडियो में यही तो पढ़ाया था। अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ए इसकी जगह पे, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एम और इंटू क्या हो गया ए, वेयर एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण। अब ये हुआ आपका F इज इक्वल टू एम में। तो आपको याद होगा हमने फोर्स के डिफिनेशन में जो लिखाया था यही तो फार्मूला लिखाया था, कुछ अलग लिखाया था, नहीं सर यही तो लिखाए थे आप। तो ये सब जो होता है वो आया आपका, जो एक्सप्रेशन जो फार्मूला दिया किस इक्वेशन ने दिया, ये आपके न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ने दिया। मैथमेटिकल फॉर्म कौन देता है, कभी कभी पूछ लेता है द न्यूटन्स जो फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म कौन देता है, तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म देता है। और फोर्स का डिफिनेशन कौन देता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफिनेशन देता है ना। अब चलिए यहां तक समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक नया टर्मिनोलॉजी, इसका नाम है इम्पल्स। क्या नाम है, इम्पल्स, ठीक है। चलो इम्पल्स, ये इम्पल्स किस खेत की मूली है? इम्पल्स जिसको बोलते हैं आवेग। क्या है, आवेग। ये समझ लो जब हम कैच वगैरह लेते हैं ना तो यही अप्लाई होता है अपने ऊपर, और इम्पल्स जब अप्लाई होगा ना तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी दोस्त, बहुत ज्यादा चोट लगेगी, समझ रहे हो। इम्पल्स क्या होता है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए, सीधी सीधी बात, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, क्या शॉर्ट टाइम के लिए मतलब कम समय अंतराल के, छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए किसी वस्तु पर, छोटे समय के लिए किसी वस्तु पर, छोटे समय के लिए किसी वस्तु पर
लगाया जाने वाला वस्तु पर लगने वाला बड़ा बल। बात समझ में आ रही है? मतलब कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए किसी ऑब्जेक्ट, वही होता है इंपल्स। अब ये क्या हुआ सर? ये जो इंपल्स होता है ये इक्वल होता है, इसको हम इंडिकेट करते हैं जे से। किससे? जे से, या फिर टाउ कर लो इसको, जे या टाउ बोल सकते हैं आप। इंपल्स ही डालो, जे या वगैरह मत जानो, क्योंकि आप एग्जाम में क्या है कभी कभी पूछ लेता है। तो ये जो इंपल्स है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू छोटा सा टाइम डेल्टा टी। ये टाइम जो है वो बहुत छोटा टाइम है, ठीक है। ये जो फोर्स हुआ वो अप्लाई हो रहा है किसी छोटे समय टी के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकालेंगे वो आएगा इंपल्स। क्या ये सर वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स अपना जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। जब फोर्स अपना सदिश राशि हुआ तो ये आपका इंपल्स भी क्या हो जाएगा? आपका इंपल्स भी सदिश राशि ही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा मेरे भाई? ध्यान से देखना। जो इसका मात्रक होता है वो होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड हो गया। क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। किसका मात्रक हो गया? इसका मात्रक हो गया। अच्छा, इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका जो डायमेंशन होगा, फोर्स यूनिट, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा? इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड क्या हो गया? न्यूटन सेकंड इंपल्स का यूनिट हो गया, और इसका डायमेंशन की अगर बात करें तो एम एल टी माइनस वन हो गया। क्या हो गया? एम एल टी माइनस वन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो एफ इंटू टी हुआ, ये जो एफ इंटू टी हुआ, यही तो इंपल्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, न्यूटन सेकंड हो गया। और एफ इंटू टी अगर हम देखें, एफ इंटू टी क्या होता है? एक बात देखें, अगर इसको हम, आपको समझना है कि अभी आपने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन टी। अगर ये टाइम छोटा हो जाए, अगर ये टाइम छोटा हो जाए मींस अगर ये टाइम ऐसे लिख लें तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम हो गया। और अगर ये डेल्टा टी इधर हो जाए मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या कर देगा? ये डेल्टा पी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही है, कहां से? यहां से दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो आपको यहां से ये दिखना चाहिए कि ये जो एफ इंटू डेल्टा टी है और ये एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, हाँ या ना? अब इसका हम आपको एप्लीकेशन बताते हैं कैसे होता है ये एक्चुअल में। जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो इंपल्स को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा बताएं? चलो, अगर चेंज इन मोमेंटम, अगर इन चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाए, अगर चेंज इन मोमेंटम हो जाए जीरो, तो क्या हो जाएगा? अपना इंपल्स भी जीरो हो जाएगा। और हम यही इंपल्स को जीरो करने के लिए जब हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो हम चेंज इन मोमेंटम उसका क्या करते हैं? जीरो करते हैं। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? अरे बोल दो भैया, नहीं आया? इसी इंपल्स को कम करने के लिए देखो, जब ये इंपल्स कम हो जाएगा तो आपको चोट कम लगेगी। चोट कम लगेगी मींस आपके हाथ में चोट कम लगेगी। चेंज इन मोमेंटम अगर आपने क्या कर दिया? जीरो कर दिया, तो क्या हो जाएगा? मतलब जिस मोमेंटम में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी मोमेंटम में जाता रहे, और जब उसी मोमेंटम में जाता रहेगा तो ये इंपल्स नहीं लगेगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? आपके ऊपर चोट नहीं अप्लाई करेगी। मतलब क्रिकेट देखो, क्रिकेट कैच लेते हो तो पीछे खींचते हो, क्यों खींचते हो? क्योंकि उसका इंपल्स, उसका मोमेंटम जीरो करने के लिए, उसका चेंज इन मोमेंटम क्या करने के लिए? जीरो करने के लिए। जो मोमेंटम में चेंज हो उसको जीरो करने के लिए आप क्या करते हो? क्रिकेट की बॉल को पीछे की ओर खींचते हो, या फिर कैच लेने के बाद पीछे खींचते हो, इसलिए आपका इंपल्स जीरो हो जाता है। और जब इंपल्स जीरो हो जाएगा तो आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। ये हुआ सीधा सीधा एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखते होंगे। अंडे जब खरीदने जाते होंगे तो उसमें जो पेपर लगा होता है अंडे के बीच, वो इसको बोलते हैं थर्माकोल टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है ना? कैसे होता है सर? ऐसे ऐसे होता है। उसी में अंडे रखे होते हैं ऐसे करके, क्योंकि
अगर बाई चांस फोर्स लगे तो अंडे टकराएंगे नहीं तो आपस में चोट नहीं लगेगा। टकराएंगे क्यों नहीं सर? क्योंकि इसके बीच में जो लगा है इन दोनों, इसमें जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? जब टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम, और जब फोर्स कम तो क्या हो गया? और जब फोर्स कम होगा तो इम्पल्स कम। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है भाई? क्यों नहीं आ रहा है? समझो, क्यों नहीं आ रहा है भैया? जब टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, और जब फोर्स कम तो इम्पल्स ज्यादा। सॉरी, जब फोर्स कम तो इम्पल्स कम। बात समझ में आ रही? ये तो टाइम फिक्स है आपका, ये तो टाइम फिक्स है। यहां ये फोर्स आया कहां से? ये फोर्स आया होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट अगर टाइम हमने ज्यादा ले लिया किसको करने में? इसके मोमेंटम को चेंज करने में। इसके मोमेंटम को चेंज करने में अगर हमने टाइम ज्यादा ले लिया तो उसी टाइम पे इसका फोर्स कम हो जाएगा, और जब फोर्स कम हो जाएगा तो इंपल्स कम लगेगा, और जब इंपल्स कम लगेगा तो अपन को चोट नहीं लगेगी। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। क्या मैंने क्या सिखाया अभी कि J इज इक्वल टू क्या होता है? J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी होता है, और F इज इक्वल टू क्या होता है सर जी? डेल्टा P अपॉन टी होता है। यहीं से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं कि खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी के हाथ में बॉल आई, अब बॉल आई तो अचानक अगर उसका मोमेंटम चेंज हो गया, बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो टाइम कम, उस टाइम में फोर्स ज्यादा लगेगा। सपोज ऐसे बॉल आई, हमने हाथ को वहीं पर रखा है क्या, तो वहां पे टाइम कम मिला उसको मोमेंटम को चेंज करने में। पहले वी वेलोसिटी आ रही है, स्टार्टिंग में डायरेक्टली जीरो हो जा रही है ना तुरंत। अब मैंने क्या किया, और जब वो जीरो हो जा रही है, ध्यान से सुनो, जब वो जीरो हो जा रही है तो टाइम कम में फोर्स डायरेक्टली कम हो गया, सॉरी टाइम कम हो गया तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम करने के लिए टाइम क्या हो जा रहा है? टाइम जो हो रहा है, तो यहां पे देखना जब टाइम ज्यादा हो गया, जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन जब हम कैच कर रहे थे, जब हम कैच हाथ पीछे नहीं लिए हैं, अभी वही प्लान दिए, तो जैसे अचानक बॉल की वेलोसिटी जीरो हो गई और चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? बहुत कम टाइम में चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज बहुत कम जल्दी हो गया। अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत जल्दी हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो यहां पे टाइम कम लगा, और जब टाइम कम लगा तो यहां पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बोलोगे हाँ सर फोर्स की वैल्यू ज्यादा आई, और जब फोर्स की वैल्यू ज्यादा आई, जब ये फोर्स यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका इंपल्स आएगा ज्यादा। तो इंपल्स ज्यादा आने का मतलब आपके हाथों पे कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। दोस्त क्या कर रहा है? आपके हाथों में कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए हमें चोट लगती है। लेकिन अब क्रिकेट का खिलाड़ी करेगा क्या? अब क्रिकेट का खिलाड़ी ये करेगा कि कैच आते ही अपने हाथ को पीछे कर देगा, और यहां पे पकड़ा और हाथ पीछे लग गया, तो कुछ टाइम यहां से यहां तक ले जाने में हुआ कि नहीं लगा? यहां से यहां तक ले जाने में कुछ टाइम लगा, मतलब थोड़ा हमने टाइम इसको दे दिया और इसका मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा टाइम मिल गया। और जब हमने टाइम बढ़ाया, जैसे ही हमने टाइम बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, और जब फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो आपका इंपल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हमें चोट जो होगी वो कम लगेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसीलिए दो कांच के गिलास के बीच थर्माकोल लगाए जाते हैं। थर्माकोल क्या करते हैं, या फिर कॉटन लगाए जाते हैं, ताकि जब ये टकराएं तो ये जो आसानी से प्रेस नहीं होगा ना, ये तो आसानी से, मतलब स्पंज टाइप का होता है, लेकिन इसको आराम से आएगा। आराम से आने मतलब इसका इंपल्स कम कर देगा। ये जो स्पंज होगा इसके बीच में, कांच के गिलास के बीच में लगा होता है, वो स्पंज इसको आने में थोड़ा टाइम देगा, मतलब मोमेंटम को चेंज होने में टाइम मिलेगा। और जब मोमेंटम को चेंज होने में टाइम मिलेगा तो इसका मतलब इंपल्स कम लगेगा, और जब इंपल्स कम लगेगा तो ये ग्लास आपस में फोर्स से टूटेंगे नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है थर्माकोल वगैरह लगाने में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो आई होप इंपल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जिसका नाम है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो भैया हम लोग बहुत यूज करते हैं, है ना? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? न्यूटन्स ने, अंकल ने सही ये भी दिया था। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं तुमको मारूंगा तो तुम भी हमको मारोगे। आजकल यही है, अगर मैं तुमको गाली बकूंगा तो तुम भी हमें गाली बकोगे। नहीं समझे? अगर हम अपने हाथ को सर पे मारेंगे तो अगर हम अपने हाथ को दीवार पे मारेंगे तो दीवार भी हमको मारेगा। मींस जब हम हाथ को अपने किसी भी दीवार पे मारते हैं तो हमें चोट हमें ही लगती है। क्यों लगती है? अरे भैया हम तो मार रहे हैं दीवार को गिर जानी चाहिए, दीवार उल्टा हमें मार रहा है, हमें ज्यादा चोट लग रही है ना?
तो इसका मतलब अगर टीचर ने कभी आपको मारा होगा तो टीचर को भी लगा होगा। कब लगा होगा पता है? जब आप अपनी जो पीठ, सपोज दैट आपकी पीठ पे मार रहे हैं तो आपकी पीठ आगे नहीं ले जा रहे हैं, उसी पे टिकाए हुए हैं। जैसे ऐसे मैंने इसी पे मारा तो अपना हाथ मत नीचे ले जाइए, ऐसे मारिए, तो जितना चोट आपको लगेगा उतना ज़्यादा चोट आपके मारने वालों को भी लगेगा। ठीक है, यह है न्यूटन संकल का थर्ड लॉ। एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन रूल। अच्छे से देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन रूल। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन रूल। ठीक है, ये रूल तभी हो लग सकता है जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हो, टू ऑब्जेक्ट्स हो। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन लगेगा, रिएक्शन भी उसी के ऊपर नहीं लगेगा। सपोज दैट अब ये कोई है, अब इसके ऊपर एक्शन लगेगा बिना दूसरे ऑब्जेक्ट के। जैसे मैं हाथ से इसके ऊपर मारूंगा इस पे, तब इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, तब ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। इसका मतलब जब हम किसी के ऊपर एक्शन करेंगे, एक्शन होने के लिए क्या होने चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडी। ठीक है, और जब टू ऑब्जेक्ट्स होंगे तो यहां पे आपका काम आएगा क्या? जिससे हम काम करेंगे उसको बोलेंगे एक्शन। मतलब इस बॉडी पे हमने काम किया, ये है एक्शन। ठीक है, इस बॉडी ने हम पे काम किया, हमारे ऊपर फोर्स लगाया, इसको बोलेंगे रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिएक्शन। मतलब प्रतिक्रिया। तो क्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया कौन कर रहा है? प्रतिक्रिया वो वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसपे हम अपना हाथ मार रहे हैं या फिर सर मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे एग्जाम्पल होता है, ऐसे ही एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपका कौन सा? वो एग्जाम्पल होता है जैसे एक नाव है, नाव पे कभी चढ़े होगे। ठीक है, जब नाव पे आप कूदते हो, इधर ये यहाँ पे आपका सरफेस है, इस पे जब कूदोगे तो आप आगे जा रहे हो, लेकिन जब से ही कूदोगे तो आपकी नाव पीछे जाएगी। जैसे ही आप कूदेगो तो आपकी क्या हो जाएगी? नाव पीछे जाएगी। इसका क्या लॉजिक है? इसका यही एक्शन रिएक्शन। आपने एक्शन किया इसके ऊपर तो ये भी रिएक्शन करके पीछे चली गई। क्या किया? आपने इसके ऊपर रिएक्शन किया, एक्शन किया इसके ऊपर कूद के, तो ये भी आपने भी क्या लगाया? इसके ऊपर फोर्स लगाया। नहीं समझे? मतलब यहाँ पे काम क्या हुआ रहा है? एक्शन रिएक्शन का काम हो रहा है। जैसे फिर से देख रहे हैं, रॉकेट अगर हम देख लें, रॉकेट भी एक्शन रिएक्शन से ही जाता है अगर देखा जाए तो। रॉकेट क्या करता है? रॉकेट नीचे की ओर एक्शन करता है तो इसका रिएक्शन ऊपर की ओर मिलता है। रॉकेट क्या, जो फ्यूल जलता है वो नीचे की ओर प्रेशर देता है, और जो नीचे का सरफेस होता है, एयर होता है, इसको ऊपर भेजने की कोशिश करता है। मतलब इसने एक्शन किया तो इसको रिएक्शन मिला। बात समझ में आ रही है? तो एक्शन रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको डेली लाइफ में, अगर आप देखें तो अपने चारों ओर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक्शन रिएक्शन रूल क्या कहता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन हम कर रहे हैं तो उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मिलेगा। अगर हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो 4 न्यूटन का फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इतना कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इसीलिए इसका जो सपोज दैट अगर एक बॉडी हो गया ए और बी, ए ये बॉडी हो गई और बी दूसरी बॉडी हो गई, तो अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। मींस अगर फोर्स लगा रहा है ए ने बी के ऊपर तो जो फोर्स लगाएगा माइनस, वो माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, बी भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये है आपका क्या? एक्शन रिएक्शन रूल। मींस एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। मतलब अगर ए ने बी के ऊपर जितना फोर्स लगाया उसी के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। फिर आता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। फटाफट करते हैं, वो भी ये समझ में आ गया होगा। इसके सारे बहुत एग्जाम्पल होंगे। तैराकी जो क्या करते हैं, हम अपना हाथ पानी पे मारते हैं तो हम पानी से आगे ला जाते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा भी पहला काम क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी अपने कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेना, और टेंशन मत लीजिए, जब हम क्वेश्चन को कराएंगे एक एक एग्जाम्पल और अच्छे से तरीके से क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब आता है अपना रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? ध्यान से देख लीजिए। ये भी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो अब देखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखो, सपोज दैट आपके पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ठीक है, और ये
पूरा एक सिस्टम है। क्या है सिस्टम? मतलब एक पूरा निकाय है जिसमें दो बॉडीज हैं, दो वस्तुएं हैं, जिसका नाम है ए, जिसका नाम है बी। ठीक, ए का सपोज दैट मोमेंटम जो है वो P1 है। क्या है? ए का मोमेंटम अगर P1 है, बी का मोमेंटम क्या ले लेते हैं? P2 मोमेंटम। ये बोलते हैं कि इस निकाय को आप चाहे जहां लेके चले जाओ, चाहे जहां लेके चले जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन टोटल जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे? अगर दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, सपोज दैट अलग अलग लेके चलें, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इसका जो P1 है मोमेंटम, इसका जो P2 है, इसको, इन दोनों ऑब्जेक्ट को चाहे जहां लेके चले जाओ, इन दोनों ऑब्जेक्ट को चाहे जहां लेके चले जाओ, इनका जो नेट लिनियर मोमेंटम होगा P1 प्लस P2 जो आएगा वो हमेशा आपका क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, मतलब नियत होगा। तो P1 प्लस P2 हमेशा क्या हो जाएगा? नियत होगा। ठीक है, बस ये है, इसमें इन दोनों में टकराव ना हो उस केस में। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे दो ही ऑब्जेक्ट है, अगर n ऑब्जेक्ट हो जाए तो n ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? n ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वही चीजें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ऐसे सिमिलरली Pn तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये तब आपको अच्छी तरीके से समझ में, जब हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, जो इसका एप्लीकेशन होता है, आपको याद होगा जो रॉकेट होता है, रॉकेट क्या है? रॉकेट। ठीक है, रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं? देखो, रॉकेट में जो होता है वो आपका क्या करता है? आपका ये रॉकेट है, इसमें मास है, स्टार्टिंग में मास इसका m1 था और स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी u थी, या फिर v1 थी, ले ले कोई दिक्कत नहीं, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी v1 ले ले। स्टार्टिंग में जिसका मोमेंटम आया वो क्या हुआ? m1 v1 हुआ। ठीक, अब जब जब मास जलेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि मास जलेगा, इसका मास जलेगा मतलब फ्यूल इसका जलेगा, और जैसे ही फ्यूल जलेगा तो ये हल्का होगा, और जैसे ही हल्का होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। अरे भैया, इसमें आप एक को घटा दो, जैसे 2 इंटू 4 है, मैंने क्या कर दिया? इसको 2 कर दिया, इसको 2 बढ़ा के इसको 4 कर दिया, बात तो वही हुई। क्या हो गया? ये भी 8 आया, ये भी 8 आया। मतलब ऐसे ही चलता है आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो चलता है इसमें वही से चलता है। आपका अगर मास कम होगा, इसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, रॉकेट इसी हिसाब से छोड़ा जाता है, जैसे जैसे मास खत्म हो जाता है, इसका फ्यूल जैसे जैसे खत्म हो जाता है उसको छोड़ते जाते हैं, जैसे जैसे छोड़ते जाते हैं उसका वेलोसिटी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू बॉडीज या एन बॉडीज। लेकिन कब? जब आपका कोलिजन मतलब जब दोनों कई ऑब्जेक्ट आपस में टक्कर न करे, जब कहीं पे टक्कर की बात आए, मतलब कोलिजन की बात आए, तो उस केस में ध्यान से देखना। सपोज दैट यहाँ पे एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी ये है। जब ये टक्कर नहीं हुआ था तो ये मास m1 था, ये मास m2 था, इसकी वेलोसिटी क्या थी? u1 थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी? ut थी। अब केस हमने क्या लिया? ये जो u1 है वो बड़ा हो गया u2 से, और जैसे ही u1 बड़ा हो जाएगा u2 से, तो ये आके इसमें टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? तो टक्कर मारने के बाद इसका मास तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई मास कहां बदलता है? मास तो बदलता नहीं है ना। तो m1 तो सेम रहेगा, लेकिन टक्कर होने के बाद ये जो पहला ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी बदल जाने के बाद क्या हो जाएगी? सपोज दैट v1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v1 हो जाएगी। और जो सेकंड मास है उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा v2। तो m2 v2। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अब कंजर्वेशन लीनियर ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि भैया दो ऑब्जेक्ट अगर चल रहे हैं तो उनका जो लीनियर सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब इनका जो लीनियर सम होगा क्या होगा? m1 और इसका वेलोसिटी क्या है? u1 प्लस ये क्या हो जाएगा? m2 u2। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए भैया, कांस्टेंट है तो ये भी नहीं बदलना चाहिए। इन दोनों का कांस्टेंट, इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों के सम क्या होना चाहिए। तो ये बात होती है आपकी कोलिजन में। कोलिजन में अगर लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली इसमें कोई एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं है उस केस में। ठीक है ना, इसमें कोई दब, जैसे गीली मिट्टी ले लो ना तो वो इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। ठीक, उसकी हम आगे बात करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2।
कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ये भी आपको याद रखना है कि कोलिजन के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं लिफ्ट में, वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो उसमें न्यूटन्स का लॉ भी लगता है। न्यूटन्स के तीनों लॉ लगते हैं लिफ्ट के जब मोशन होता है, लिफ्ट में जब मोशन होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लिफ्ट के अंदर जब होता है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज दैट ये तो अपना कोई सरफेस है, ये है अपना कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। यहां पे हमने रखा है एक ठू ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट में कुछ मास m होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा m इंटू जी। ठीक है, अब न्यूटन अंकल का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर कोई चीज किसी सरफेस से फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो सरफेस भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसका नाम होता है रिएक्शन, मतलब रिजल्टेंट। अगर हम बात करें क्या, जिसका नाम है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के। जो सरफेस होगा ना ये, इसके हमें से परपेंडिकुलर ही जाएगा इसका रिजल्टेंट, जिसको नाम देते हैं आर। क्या देते हैं? आर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यह समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि मोशन कर रहा है, हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाए हैं F। क्या लगाए हैं? F। और जब F लगाए हैं तो ये टोटल कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर एक काम कर रहा है, m इंटू जी इसका काम करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे हाँ सर करेगा। तो लिफ्ट इसको किस फोर्स से उठा रही है? इसके ऊपर, इसमें नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है, सबका सम क्या होता है? सबका सम जो होता है वो जीरो होता है। किसके इक्वल होता है? जीरो इक्वल होता है। लेकिन अब तो ये रेस्ट में हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि एक डायरेक्शन को अलग करेंगे, दूसरे डायरेक्शन को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है और n भी ऊपर लग रहा है, तो इन दोनों को एक साइड करेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन को करेंगे ऐड, अपोजिट डायरेक्शन को करेंगे माइनस। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे F उस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस नॉर्मल लग रहा है, और माइनस क्या करेंगे mg, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर ये mg उधर भेज दे तो m इंटू जी हो जाएगा, F प्लस n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सारे ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। अभी ये तो आपका बेसिक सिखाया हूँ, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम अभी थोड़ा सा बेसिक सिखाया हूँ। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम, और नेक्स्ट वीडियो के बाद ये हो जाएगा चैप्टर का खात्मा। फिर हम चलेंगे दोनों चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस की। अगर आप बोलोगे सर पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाती है, तो उसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने के बाद पूरा जो मैकेनिक्स है उसका एक साथ आपका क्या करा दूंगा, एक साथ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दूंगा और आप कंप्लीटली उसको सीख जाएंगे। तो वीडियोस आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर मेंशन करिए। अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो आपकी जा रही है आपके लिए जा रही है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो स्पेशली यूपीपी ऑपरेटर के लिए बनाई जाए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए बनाई जाए या फिर हेड ऑपरेटर के लिए बनाई जाए। इसमें आपको सिर्फ फिजिक्स एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बारे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पे खोजते हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।